मैं हूँ तो शायद मुझे ना पता लगा हो। मैं तो गाड़ी में से निकालने गया था। क्या कह रहे हैं, कौन पिलाना चाह रहा है? अच्छा, मान ही नहीं रहे। इल्जाम लगाया आप क्लास के एक मासूम बच्चे पे, आपने इतना बड़ा बोतान। ठीक है, मुझे लगा आपको बच्चे पे एतराज होगा। ठीक है जी, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अहम नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग करने का, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलते हैं। एक दफ़ा लाइट अगर ऑन कर दें इंशाल्लाह, रोशनी में हम जी सैम्पलिंग किसे कहते हैं? जब ऑडिटर कुछ प्रोसीजर सैम्पलिंग बेसिस पे लगाता है तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। वाह, क्या बात कर दी जी। 100% लो जी, माइक आ गया और गालबन ठीक है। अब ये मेरे हाँ जी, क्या आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, वाह जी वाह। एक जादुई माइक मिल गया है। अब देखते हैं कितने दकीके गुजार पाता है हमारे साथ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने लेस देन 100% आइटम सेलेक्ट करने हैं और उन लेस देन 100% आइटम की बेस पे 100% ऑफ द आइटम्स के बारे में एक राय कायम करनी है। तो हमारी इस हरकत को, जिसमें हम कम पे काम करते हैं और ज़्यादा पे ओपिनियन रखते हैं, इसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। एक स्टैंडर्ड जिसमें तकरीबन एक ही तरह के सवाल राय क्या रिपीट कर रहा होता है। मूड में स्ट्रेट रट्टे वाला सवाल पूछ लेते हैं, मूड में होते हैं तो एक टेबल सा बना देते हैं और उसमें से एक ही तरह की इंफॉर्मेशन बार बार पूछ रहे होते हैं। तो इसमें अभी ड्राफ्टिंग वाले सेशन में आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सैम्पलिंग की चीज़ें किस तरह से हैं। आज चैप्टर 4 को अलग से रखने का मकसद ये था कि सैम्पलिंग के ऊपर अलग से आपको थोड़ी सी ड्राफ्टिंग वगैरह की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। तो अब इस सैम्पल के स्टैंडर्ड में ना कुछ बातें हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने समझना है कि ये सैम्पलिंग और अदर वेज ऑफ सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जब हम चीज़ों को सैंपल पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक एडिशनल प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। वो किसे कहते हैं? फिर तीसरा सवाल कि हमने सैंपल ज़्यादा बड़ा उठाना है या कम उठाना है। चौथा, हमारी सैंपल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या किसी मैथमेटिकल कंप्यूटराइज अप्रोच को फॉलो करें या अपने दिमाग को फॉलो करें। पांचवा, जो भी अप्रोच हो उस अप्रोच में सैंपलिंग करने का तरीका, मेथड क्या होना चाहिए। छठी चीज़, जिस भी मेथड से आपने सैंपल किया और सैंपल से जो आए हुए रिजल्ट्स हैं उनको आपने कैसे देखना है और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करना है। और लास्ट चीज़, सैंपल के रिजल्ट की बेस पे पॉपुलेशन के ऊपर आपने प्रोजेक्शन करनी है। अब पॉपुलेशन पे राय कायम करनी है, उस सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ अंदाजे लगाने हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा मैप है। अभी हमें फ़ायदा ये हो गया कि हम एक सेटिंग में उस सारे को कवर कर लेंगे, वरना क्या होता है ये स्टैंडर्ड 2 टुकड़ों में टूटता है या 3 टुकड़ों में टूटता है तो उसका फ्लो आपस में बिखर जाता है। तो क्या अभी तक हमारी बात समझ आ रही है? 7 मुद्दे हैं। कौन से 7? अभी मैंने एक एक करके 7 बातें बताई हैं। एक सिलेक्शन के तरीके जिसमें सैम्पलिंग भी हो सकता है, कुछ और तरीके भी हैं। एक सैम्पलिंग रिस्क क्या है उसके ऊपर बहस, सैंपल साइज के ऊपर डिस्कशन, सैंपल अप्रोच पे डिस्कशन, सैम्पलिंग मेथड के ऊपर डिस्कशन, डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स या मिस स्टेटमेंट्स की कैटेगरीज, कौन सी तरह की मिस स्टेटमेंट्स क्या है, और आखिरी चीज हमने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक राय किस तरह से कायम करनी है। तो उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब आपको पूरी कहानी समझ आए। इस पूरी कहानी में एक टेक्निकल चीज़ आती है टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, लेकिन वो भी हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमें समझ आ जाती है। दूसरा, आईकेप ने स्टैंडर्ड का अपेंडिक्स 2 और 3 पूरा का पूरा हमारी किताब में पेस्ट कर दिया, विच इज सैंपल का साइज़ क्या होगा। तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो हमारे लेवल से थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन आईकेप लिखता चला गया और हम भी उसे पढ़ते चले गए, कोई मसला नहीं। पहला सवाल, सैम्पलिंग या अदर देन सैम्पलिंग, क्या क्या अप्रोच है? एक अप्रोच ये है कि आप 100% की तरफ जाएं। एक अप्रोच ये है कि आप अपनी पसंद से कोई ख़ास चीज़ सेलेक्ट करें, उसके ऊपर उसमें से कोई राय कायम करें। और तीसरा तरीका है कि आप सैम्पलिंग की तरफ जाएं। सवाल ये है कि हम 100% की तरफ कब जाएं?
जब डाटा मुनासिब हो। भाई देखिए ना, जब जब भी मुझे मौका मिले मैं तो 100% को करूँगा ताकि एश्योरेंस बेहतर हो। मुझे मौका इसलिए नहीं मिलता कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ख्वारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सैंपल सहूलत के लिए करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन है ही 3-4 तरह की चीज़ों, उनको करने में टाइम भी को बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, वो आइटम भी काफ़ी बड़े हैं, उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स कम हो, वैल्यू पर आइटम ज़्यादा हो, उसमें रिस्क हो, उसमें मटेरियलिटी हो और उसमें ये सारे मामलात हों, तो ऐसे में मुझे ख्वाहिश करनी चाहिए कि मैं 100% की तरफ जाऊँ। सम टाइम क्या होता है, आज के दौर का तो मैथमेटिकल दौर है, एक्सेल और इस तरह से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें मैथ चल रही होती है। आपने एक चीज़ निकाल ली, अब उसने 365 से मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ आपने एक मंथ की कैलकुलेशन कर ली, अब उसने सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई होना है। तो सम टाइम आपका जो मैथमेटिकल वर्किंग है वो इतना एफिशिएंट बना देती है कि आप उस तरह की चीज़ पे फिर 100% पॉपुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड ने मना नहीं किया 100% की तरफ जाना, वो कहते हैं आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन फिर ये बातें जहन में रखें कि इस तरह की सिचुएशन हो तो चले जाएँ। एक तरीका है सैम्पलिंग, एक है 100%, और एक दरमियान का तरीका भी है कि अगर आपने कोई नतीजा नहीं निकालना, आपने कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना है। आप देखना चाह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर के कितने आइटम हैं, आप देखना चाह रहे हैं फलाना रसीद में क्या है। अगर आपको बाय द वे कोई नतीजा निकालना चाह रहे हैं और आपका मकसद ये नहीं है कि मैं सैंपल निकालूं, सैंपल की बेस पे एक राय कायम करूं, उस राय को पूरी पॉपुलेशन पे लेके जाऊं, तो आप सिंपल बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं 1, अगर प्रेस कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। 3 तरीके, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, और तीसरा तरीका सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज सिंपल, सैम्पलिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन, ताकि हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय कायम कर सकें। 100% की तरफ कब जाना है? 100% एग्जामिनेशन में बी अप्रोप्रिएट व्हेन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल नंबर, तादाद में कम, ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम, तादाद में कम और वैल्यू में ज़्यादा, सिग्निफिकेंट रिस्क भी है, और किसी और तरीके से बहुत अच्छा एविडेंस भी नहीं मिल रहा, इस तरीके से मिलेगा, बाकी जगह पे एविडेंस भी अच्छा नहीं मिलेगा। रेपिटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन या अदर प्रोसेस जो है उसको 100% कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। तो अगर चीज़ें कम हैं, वैल्यू में ज़्यादा हैं, रिस्क है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, तो यू आर अलाउड कि आप 100% की तरफ जा सकते हैं। और ख़ासतौर पर अगर कहीं रेपिटेटिव कैलकुलेशन ने उसको फास्ट कर दिया, ईजी कर दिया है, तो फिर कोशिश करें कि फिर 100% की तरफ जाएँ। जो 100% आसानी से हो जाए वो तो कर लें, जो ना हो उस पर देखा जाएगा। अच्छा, ये दरमियाना तरीका क्या है? इसमें आप किसी खास तरह के आइटम उठाते हैं, हाई वैल्यू या की आइटम उठा लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के देख ली कि उसमें क्या चल रहा है, एक खास अमाउंट से ऊपर की चीज़ें उठा के देख ली, कुछ खास आइटम इस तरह से उठा लिए जिसमें आपको खास इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि हाँ भाई उस तरह के जो इनकी इनवॉइस है उस पर डबल साइन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फलाना इस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा। तो सम टाइम आपका मकसद ये नहीं होता कि आप एक रिजल्ट निकालें और पूरी पॉपुलेशन पर राय कायम करें। सम टाइम आप सिलेक्टेड चीज़ों को थोड़ा सा एम ही देखना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं कि 2 लाख से ऊपर वाली जो रसीद है वो कितनी है। तो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया तो पता लगा जी 4 रसीदें हैं। अब इसका कोई मकसद नहीं था, इसका मकसद सिर्फ ये जानना था कि 2 लाख से ऊपर कितनी रसीदें हैं। आप उनकी बेस पे नतीजा निकाल के उस नतीजे को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करने का इरादा नहीं रखते। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो आपने इस तरह के आइटम पे लगाया कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू एंटायर पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली एंड डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑन, पूरी पॉपुलेशन पे ऑडिट एविडेंस आपको नहीं देगा। तो एक तरीका है 100%, एक तरीका है सिलेक्टेड किसी खास वजह से, और एक है सैम्पलिंग। तो ये पहला मुद्दा था हमारा जिस पे हमने बात की। अब अगली डिबेट, सैम्पलिंग रिस्क। जब आप सैंपल पे काम करते हैं तो सैंपल कभी भी पॉपुलेशन के बराबर नहीं होता। आप 100 में से 99 आइटम भी चूज़ कर लेंगे तो ये सैंपल कहलाएगा, क्योंकि सैंपल इज समथिंग जो 100% नहीं है। तो जब भी आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में राय कायम करेंगे तो शायद आप हमेशा बहुत अच्छी राय कायम ना कर रहे हो। तो ऐसे में एक रिस्क आता है। एक रेगुलर क्लास में हमने बीच में बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ एक अचानक से एग्जांपल देखी थी एक आमों के ट्रक की। एक ट्रक में आमों की पेटियां पड़ी हुई हैं और उसमें 1000 आम हैं और हमने देखना था वो आम मीठे हैं या नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने 10 आम बीच में से निकाले अलग अलग पेटियों में से और वो हमने आम खाए। उन आमों में से कुछ मीठे निकले, कुछ मीठे नहीं निकले। तो मैंने 10 आमों पे सैंपल ड्रॉ किया है 1000 में से, और इन 10 की बेस पे मैं 1000 के बारे में एक राय कायम करूँगा। आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर 1000 के 1000 खा जाएं ताकि पता लग जाए मीठे हैं भी या नहीं। ना टाइम है ना कैपेसिटी है, और अगर सारे हम खा जाएं तो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने हाथ से। तो मैंने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पर राय कायम करना है। अब यहाँ ख़तरा है, मेरा सैंपल मुझे धोखा दे सकता है।
शायद मेरा सैंपल मुझे बहुत खुशनुमा रिज़ल्ट दे, जबकि असल बातें उतनी मज़ेदार ना हो, और हो सकता है कि मेरा सैंपल मुझे बहुत डरा दे, जबकि असल में चीज़ें ऐसे ना हो। मैंने 10 आम खाए, उनमें से 9 मीठे निकल आए। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं लोगों को कहता फिर रहा हूँ ये मीठे आमों का ट्रक है। उनका एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मैंने कहा नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस, इस आम में, इस ट्रक में ज़्यादातर आम मीठे हैं। मैंने 10 में से 9 मीठे जानने पे ये नज़रिया कायम कर लिया है कि 900 के करीब शायद आम 1000 में से मीठे होंगे। पता ये लगा कि उस ट्रक में 950 ख़राब आम थे 1000 में से। इंतहाई खूबसूरत इत्तेफाक ये है कि मेरे पास जो 10 आए उसमें 9 मीठे निकल आए। ये रिस्क तो हमेशा एग्जिस्ट करता है ना। मैं अगर 10 की बेस पे पूरे पे राय कायम कर रहा हूँ तो 100% ये यकीनी बात तो नहीं है कि बाकी सब में भी ट्रेंड नज़र आएगा। तो मेरे सैंपल ने मुझे कहा चीज़ें ठीक हैं, जबकि चीज़ें असल में ठीक नहीं थी। रिवर्स भी हो सकता है, मैंने 10 आम खाए, उनमें से 9 ख़राब निकल आए। तो अब मुझे लग रहा है कि पॉपुलेशन में गड़बड़ है, लेकिन इसका फ़ायदा है, अभी मेरे जहन में नेगेटिव इमेज बन गया ना, तो इससे पहले कि मैं रिपोर्ट ख़राब करूँ, मैं मज़ीद सैंपल उठा के तस्दीक करूँगा जो मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो सही है या नहीं। तो हो सकता है मज़ीद सैंपल उठाऊँ तो अब रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट निकलें, मज़ीद सैंपल उठाऊँ तो थोड़े रिज़ल्ट सही निकलें, तो अल्टीमेटली मुझे समझ आ जाए कि मुझे जो शक हुआ था वो गलत था। तो 2 तरह के शक होते हैं या 2 तरह के रिस्क होते हैं। आप समटाइम एक सही चीज़ को गलत कह देते हैं और समटाइम एक गलत को सही कह देते हैं। ख़तरनाक रिस्क है जब आप गलत को सही कह के आगे बढ़ पड़ते हैं। मैंने 9 मीठे आम की बेस पे कह दिया कि आम सही, और मैं आगे चल पड़ा जबकि आम ज़्यादातर ख़राब थे। ये मेरे ऑडिट की इफ़ेक्टिवनेस को मुतासर कर रहा है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट ही ख़राब हो गई। लेकिन जो दूसरा रिस्क है कि आम खाए और मुझे लगा ठीक नहीं है, अब मैं 10 आमों की बेस पे पूरे के बारे में नेगेटिव ओपिनियन तो नहीं दे दूंगा रिपोर्ट में, सैंपल और बढ़ाऊंगा। तो इससे मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पहले केस में नुकसान हो गया था। तो 2 तरह के सैम्पलिंग रिस्क होते हैं, एक हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ राइट, एक होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग ज़्यादा ख़तरनाक बात है, रिजेक्शन ऑफ राइट उतनी ख़तरनाक बात नहीं है। ये हो गई सादा ज़बान वाली बात। ऑडिटर जब प्रोसीजर लगाता है रिस्क असेसमेंट के बाद, जो फर्दर प्रोसीजर लगाता है, या वो कंट्रोल्स चेक करता है या वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाता है। कंट्रोल जब चेक करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि कंट्रोल्स में डेविएशन है या नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सैंपल उठाया और मेरे सैंपल ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो शायद मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हुए 10 रसीदें उठाई और उस पर चेक किया कंट्रोल कैसे हैं। 9 ने कहा कंट्रोल अच्छे हैं और 1 ने कहा कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो मैंने ये नज़रिया बना लिया कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, जबकि असल में वो इफेक्टिव नहीं थे। और दूसरी तरह का रिस्क क्या है, मैं कह दूं कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है जबकि इफेक्टिव हो। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये कहेंगे कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, या कंट्रोल में डेविएशन तो नहीं है। जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा रहे होंगे, हम चीज़ों को एक्चुअल मैथमेटिकली चेक कर रहे होंगे, रुपए पैसे चेक कर रहे होंगे, तो हो सकता है मेरा सैंपल मुझे बता दे मटेरियल में स्टेटमेंट है जबकि मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, या मेरा सैंपल कहते हैं मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है जबकि हो। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? इस सारी बात को किताब एक टेबल के थ्रू समझाना चाहती है। लाइट एक दफ़ा 3 ऑफ कर दीजिएगा। सैम्पलिंग रिस्क, रिस्क की ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर। अगर पूरी पॉपुलेशन सेलेक्ट की होती तो मेरा नज़रिया कुछ और बना होता। ये रिस्क हमेशा है, मैं 99 चीज़ें भी सिलेक्ट कर दूंगा तो भी 100 के बराबर नहीं होगा वो। 2 तरह के रॉन्ग कंक्लूजन हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हो सकता है आप कह दें कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है जबकि एक्चुअल में वो उतने ना हो। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप कह दें मटेरियल में स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट जबकि वो हो, रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया। ये अफेक्ट करता है ऑडिट की इफेक्टिवनेस को और इससे गलत ओपिनियन तक पहुंच सकते हैं। अब इस तरफ की बात करते हैं, रिजेक्शन ऑफ राइट। हो सकता है आप कह दें कंट्रोल लेस इफेक्टिव है जबकि वो असल में ज़्यादा इफेक्टिव हो। और जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करें तो मैं कहूँ मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करती। इससे एफिशिएंसी मुतासर होगी, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। डन? तो ये है सैम्पलिंग रिस्क। भाई कुछ कहना चाहते हैं? रिजेक्शन ऑफ राइट जो सेकंड लास्ट है, इसमें मिसस्टेटमेंट जब नहीं है तो मिसस्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो चलेंगे मिसस्टेटमेंट नहीं है। और एक मिनट, आप इधर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके साथ होगा क्या, मेरे साथ क्या हुआ। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि इनफैक्ट वो
नहीं करती थी। मैंने सैंपल उठाया 10,000 चीज़ों में से 100 का, उस पे नतीजा निकाला, ओहो यहाँ तो मिसस्टेटमेंट है। उसकी बेस पे ये सोचना शुरू कर दिया कि पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरा सैंपल, जबकि इनफैक्ट इट इसमें फिर एग्रीगेट की बात करें, हाँ, यानी कि अब सैंपल का मसला ये है, आप सैंपल का नतीजा निकाल के पॉपुलेशन के बारे में राय कायम कर रहे हैं। तो मैंने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को कहती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जबकि वो असल में नहीं करती थी। मैंने आम खा के कह दिया कि ट्रक खराब आमों वाला है, जबकि ट्रक में खराब आम नहीं थे। मेरे सैंपल ने मुझे ये नज़रिया बनाने पे मजबूर कर दिया कि ट्रक खराब आमों से भरा हुआ है। तो सैंपलिंग रिस्क है ही ये कि मेरा सैंपल की बेस पे मैं पॉपुलेशन पे जो नज़रिया कायम कर रहा हूँ, हो सकता है वो नज़रिया ठीक ना हो। तो यहाँ वाले में आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ये इतनी खतरनाक बात नहीं है। इधर तो आप सही मान के आगे चल पड़ते हैं, आप तो पलट के देखते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको डाउट ही नहीं होता, चीज़ें आपके रिजल्ट के मुताबिक आई होती हैं। तो सैम्पलिंग रिस्क केस जब हम सैंपल पे काम करेंगे तो पॉपुलेशन पे जो राय कायम करेंगे वो राय शायद असल सिचुएशन से थोड़ी फ़र्क हो सकती है। हमें पता लग सकता है या नहीं पता लग सकता है, नहीं, जब तक मज़ीद काम नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। सैम्पलिंग रिस्क किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज़ जो अनहोनी है। ये रिस्क हम कम कर सकते हैं, जितना सैंपल बढ़ाते चले जाएं ये रिस्क उतना कम होता चला जाएगा। अगर मैं 1000 में से 900 आम सैंपल पे उठा के उन पे काम करूंगा तो अब जो नतीजा आएगा वो ज़्यादा सिक्योर लग रहा है बनिस्बत 10 आम पे बनाए हुए नतीजे पे। तो जितना सैंपल बढ़ाता चला जाऊंगा उतना ये वाला रिस्क कम होता चला जाएगा। इसको एब्सोल्युटली ज़ीरो भी करना है तो मैं 100% उठा लूँ, फिर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो होती नहीं ऑडिट में। तो ये समझ आया सैम्पलिंग रिस्क क्या है। सैम्पलिंग रिस्क है कि शायद मेरा सैंपल मुझे पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा मिसगाइड कर देगा। क्या इसके अलावा भी कोई रिस्क होता है? हाँ, एक रिस्क होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। किताब से पूछो कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क उसे कहते हैं जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं होता। ये वाली बात तो कोई भी बता सकता था। तो फिर फ़र्क क्या है? यानी कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो दो तरह के रिस्क आ सकते हैं, या वो सैंपल की बेस पे गुमराह हो जाएगा पॉपुलेशन के बारे में। दूसरा रिस्क है शायद उससे प्रोसीजर लगाते हुए गलती हो जाए, शायद कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाए, शायद जजमेंट करते हुए गलती हो जाए। तो इस प्रोसेस में एक है ऑडिटर का सैंपल और एक है ऑडिटर के प्रोसीजर। अगर सैंपल धोखा दे दे तो सैम्पलिंग रिस्क है, और अगर आपकी कंपिटेंस सही से अप्लाई ना हो पाए, आपकी जजमेंट आउट हो जाए, आप कैलकुलेट सही ना कर पाएँ, आप नज़रिया सही ना बना पाएँ, तो वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। रिस्क की ऑडिटर एक रॉन्ग कंक्लूजन पे फॉर एनी रीज़न पहुंच जाए नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। फॉर एग्जांपल ऑडिटर के पार्ट पे कोई एरर आ जाए। तो क्या ये दूसरा सवाल हमें समझ आया? पहला हमें ये था कि सैंपल या सैंपल के अलावा और क्या तरीके हैं। दूसरी चीज़ सैम्पलिंग रिस्क क्या है और उससे क्या नुकसान पहुंचता है। इसके बाद एक डिबेट ये भी होती है कि हम पॉपुलेशन को देखें कि वो क्या है जिसमें से हमने सैंपल उठाना है, और दूसरा हम देखें कि सैंपल का हमारा साइज़ क्या होगा। तो यहाँ अगर हम पॉपुलेशन के बारे में देखें कि पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल उठाना है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? वो 100% जिसमें से हमने सैंपल उठाना है। पहले समझना है मेरी पॉपुलेशन क्या है। भाई अगर आमों के ट्रक को चेक कर रहे हैं तो आम ही पॉपुलेशन है ना, इसमें कन्फ्यूजन क्या है? मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कंपनी को ऑडिट करने गए, उस कंपनी के पास 100 एसी लगे हुए हैं अलग अलग कमरों में। ये 100 एसी उन्होंने 10 अलग अलग टाइम पे ख़रीदे थे, तो उनके पास 10 रसीदें हैं, चूँकि कभी 4 एसी इकट्ठे आए, कभी 10 एसी इकट्ठे आए, कभी एक भी आया और तो कभी 30 भी आ गए। तो रसीदें उनके पास 10, एसी हैं उनके पास 100। और साल के एंड पे उन्होंने एसी की वैल्यूएशन करवाई, तो वैल्यूअर ने 3 रिपोर्टें दी, पुराने एसी, नए एसी और इन्वर्टर्स, उन तीनों की अलग अलग वैल्यूएशन। मैं एसी वेरीफाई करने चला हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट इज़ माई पॉपुलेशन, मेरी पॉपुलेशन। अब ये तो आपने कह दिया सर एसी हमारी पॉपुलेशन हो गया, एसी में भी तो 3 तरह के आइटम आ गए। 100 एसी फिजिकली हैं, ये एक पॉपुलेशन है। 10 रसीदें हैं, ये एक पॉपुलेशन है, और 3 रिपोर्टें हैं, ये एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है। तो यहाँ एक एसी को सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। 100 एसी मिलके एक पॉपुलेशन बन रहा है, 10 रसीदें मिलके एक पॉपुलेशन बन रहे हैं, और 3 रिपोर्टें मिलके पॉपुलेशन बन रहे हैं। तो मेरी पॉपुलेशन क्या है जिसमें से मैंने सैंपल उठाना है? थोड़ा सा पीछे चलें, ब्रेक से पहले हमने कहा था रेलेवेंस का ताल्लुक है कि आपने जानना क्या है।
वो एविडेंस लो, उसके ऊपर काम करो। अगर मुझे देखना है कि एसी मौजूद है या नहीं, तो अब 100 है मेरी पॉपुलेशन, और उस 100 में से शायद 25 एसियों को मैं सैंपल पे सेलेक्ट करके आंखों से देखा हूँ। समझ रहे हैं? अगर मैंने ये वेरीफाई करना है कि ये एसी इनके नाम पे है या नहीं है, तो 10 रसीदें हैं मेरी पॉपुलेशन, और शायद मैं उनमें से 4-5 रसीदें वेरीफाई कर लूँ। और अगर मैंने ये जानना है कि एसी की वैल्यू अकाउंट्स में सही आ रही है नहीं आ रही, 3 वैल्यू की रिपोर्ट और बिल्कुल सामने सामने रखी हो, तो हो सकता है मैं 100% वेरीफाई कर लूँ। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें समझना होगा व्हाट इज पॉपुलेशन। आप जब समझ ही रहे हैं तो ये भी समझ लें कि फिर स्टेटमेंट क्या होती है। एसी पॉपुलेशन है, फिजिकल एसी। एसी का अपनी जगह नाम मौजूद होना में स्टेटमेंट कहलाएगा, लेकिन एसी की रसीद गुम हुई हुई में स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। इस प्रोसीजर में जब मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ एसी वेरीफाई करना है, तो रसीद का गुम होना इज नॉट मिसस्टेटमेंट, एसी का गायब होना इज मिसस्टेटमेंट। जब मैं वैल्यूएशन वेरीफाई करने के लिए रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं, तो एसी के अपनी जगह गायब होना मिसस्टेटमेंट नहीं है। वैल्यू गलत तरीके से कैलकुलेट होना, इसका मतलब ये है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज पॉपुलेशन, फिर आप ही को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, तो फिर आप ही को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज डेविएशन। जब कंट्रोल्स पे काम करता है ना, तो कंट्रोल्स का सही काम ना करना क्या कहलाता है? डेविएशन। तो जब मैं कंट्रोल्स पे काम कर रहा हूं, तो पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि 2 साइन ना होने को मैं डेविएशन कहूंगा। अगर अमाउंट आगे पीछे हो गई तो मैं उसे डेविएशन नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो कंट्रोल चेक कर रहा हूं वो ये है कि 2 साइन हैं या नहीं। तो ये बड़ी ध्यान से करने वाली बात है। आपने जिस भी एरिया पे काम करना है, पहले अपनी पॉपुलेशन को सामने ले आना है, फिर उसको समझना है, फिर देखना है उसमें सैम्पलिंग यूनिट क्या है, फिर उसमें से सैंपल उठाना है, और अब राय कायम करनी है पॉपुलेशन के बारे में। क्या बात समझ आ रही है? तो पॉपुलेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से। वापस इधर आते हैं। अब सैंपल साइज़ का एक डिसीजन है, लेकिन सैंपल साइज़ के डिसीजन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। सैम्पलिंग अप्रोच कौन सी यूज़ की जाए? सैम्पलिंग अप्रोच 2 तरह की हो सकती है। 1-3 कर दीजिएगा। सैम्पलिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच मतलब आपने क्या थीम यूज़ करना है सैंपल करते हुए। सैम्पलिंग की एक अप्रोच ये है कि आप कहें भाई मैं किसी किताब पे बिलीव नहीं रखता, मैं किसी सॉफ्टवेयर पे बिलीव नहीं रखता, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर अकल है, मैं प्रोफेशनल जजमेंट रखता हूँ, मैं जाऊँगा अपनी पसंद से सैंपल सेलेक्ट करूँगा। ये कहलाती है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। आपने स्टैट्स की परवाह नहीं की, आपने साइंस की परवाह नहीं की, आपने मैथ की परवाह नहीं की, आपने कहा कि मैं किताबों को मानता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 अलग अलग तरह की खवातीन और वो बना रही हूँ, फ़र्ज़ करें चिकन कोरमा। एक खातून पूरा हिसाब लगाए कि डब्बे के ऊपर कितना नमक और कितना मिर्च और इस तरह से दिया हुआ, पूरा हिसाब लगा के ये खातून कर रही है स्टैटिस्टिकल। और एक खातून पिछले 17 साल से बनाती आ रही है कोरमा, उन्हें ऐसे करके चुटकी पकड़ के अंदर जनाब यूँ किया और उतना डल गया मसाला जितना डलने की ज़रूरत थी। तो कोई जजमेंट पे चल रहा है और कोई स्टैट्स पे चल रहा है, किताबी बात पे चल रहा है, किसी मेथड पे चल रहा है, किसी प्रूवन तरीके पे चल रहा है। तो ऑडिटर भी 2 तरह के अप्रोचेस पे आ सकता है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच जिसमें कोई ना कोई मेथड हो, कोई तरीका हो, कोई पैटर्न हो, कोई तो कैलकुलेशन हो, कोई तो सॉफ्टवेयर हो, कोई तो सिस्टम हो। और नॉन स्टैटिस्टिकल कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं, आपकी अपनी जजमेंट। क्या फ़ायदा अपनी जजमेंट का? फ़ायदा ये कि अपनी जजमेंट से जो सैंपल उठाएंगे वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। मैं क्यों किसी सॉफ्टवेयर से कहूँ मुझे सैंपल निकाल के दो, सॉफ्टवेयर को क्या पता, मैं इदारे को ऑडिट करूँ, मुझे पता है ना कौन कौन सी जगह ज़्यादा हसासियत है। मैं यहाँ आके क्लास में जो बच्चों से सवाल पूछूँ, हाँ जी आपको ऑडिट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों करूँ कि मैं आने से पहले एक्सेल की शीट पे एक फार्मूला लगाऊँ और वो मुझे 5 का सैंपल निकाल के दे कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, जाओ क्लास में जाके पूछ लो। और मैं उन 5 बच्चों से क्यों पूछूं जिसका मुझे कंप्यूटर ने कहा, मैं उन 5 बच्चों से क्यों ना पूछूं जिनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। मैं अपनी जजमेंट को क्यों ना यूज़ करूं। तो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच की फेवर में हम बात करते हैं कि यहाँ ऑडिटर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करता है। दिस इज़ गुड कि आप जजमेंट पे ज़्यादा भरोसा करें रादर देन किसी स्टैटिस्टिकल मेथड पे। बट नुकसान क्या है? ये बाइज्ड हो जाएगा, फिर वो अपनी सहूलत करना शुरू हो जाएगा, फिर वो कुछ चीज़ों को ज़रा ज़्यादा देखेगा, कुछ चीज़ों की तरफ उसकी नज़र नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास से सवाल पूछ रहा हूँ तो हो सकता है 2nd 3rd से लेके 5th रो तक बच्चे ज़्यादा कवर हों और फिर 2nd लास्ट और लास्ट रो ज़्यादा कवर हो। शायद दरमियान वाले बच्चे भी मिस हो जाए, सबसे आगे वाले बच्चे भी मिस हो जाए। चूँकि मैं इंसान हूँ, मेरा खास पैटर्न होगा हर दफ़ा। अगर मैं सॉफ्टवेयर से निकाला होता ये रैंडम नंबर्स
तो कोई भी बच्चा कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता था। तो स्टैटिस्टिकल में सारे आइटम्स के पास बराबर चांस है सिलेक्शन का, और नॉन स्टैटिस्टिकल में बराबर चांस नहीं है। तो अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशंस हैं और आप जो है सैंपल उठाना चाह रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड से कह दें और आप उस पर काम कर लें। लेकिन अगर दरमियानी पॉपुलेशन है और आप चाह रहे हैं कि आप खुद भी ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? नॉन स्टैटिस्टिकल। बात समझ आई जी? 3 एक दफ़ा ऑफ कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। Sampling approach. Statistical sampling involves random selection and applies probability theory to evaluation of sample result and measurement of sampling risk. Statistical approach में आप कोई random selection और कोई probability theory, कोई तरीका, पैटर्न इस्तेमाल करते हैं और फिर आप सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन के ऊपर सही से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो फिर बेनिफिट क्या है स्टैटिस्टिकल के? आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल के, वो जो किसी मेथड के थ्रू, किसी टूल के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली प्रिसाइज बेसिस मिल जाती है सैम्पलिंग की। आपको एक तरीका मिल जाता है, हाँ भाई इसने हमेशा इस तरह से सैम्पलिंग करनी है। सैम्पल साइज प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है, और सम टाइम यही एक बेस्ट तरीका है जब आप बहुत लार्ज पॉपुलेशन को ऑडिट कर रहे हो, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बड़ा अच्छा तरीका है। डिसएडवांटेज इसके या दूसरे के एडवांटेजेस क्या हैं? अ डिग्री ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। स्टैटिस्टिकल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, उसको समझाना कैसे है, ये देखना पड़ सकता है हमें। सैंपल साइज हो सकता है अच्छे खासे लार्ज हो और शायद मेरा उस पर खामखा टाइम ज़्यादा लग जाए। जजमेंट की बेस पे मैं 4 चीज़ें पकड़ता, मुझे पता लग जाता। इधर मैं 50 चीज़ें पे काम करके भी शायद मैं उतना मुतमईन ना हो पाऊँ। It may be preferable to rely on the skill, experience and judgment of auditor rather than किसी मॉडल की बात करें। आप किसी मैथमेटिकल मॉडल के बजाय अगर इंसान पे भरोसा कर लें तो ज़्यादा प्यारी बात नहीं है। तो जजमेंटल के अपने फ़ायदे हैं और नॉन जजमेंटल के अपने फ़ायदे हैं। आसान अल्फाज में, जहाँ कम टाइम हो, डाटा बड़ा हो और आप ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप स्टैटिस्टिकल की तरफ चल जाएं। लेकिन जहां ऑडिटर सीनियर है, मैच्योर है, डाटा कंट्रोलेबल है और वो एक ख़ास किस्म के नतीजे तक पहुंचने की शदीद ख्वाहिश रखता है और वो सीनियर एक्सपीरियंस बंदा है, तो वो जजमेंटल सैम्पलिंग की तरफ चला जाएगा। ये अप्रोच समझ आई? अब यहाँ से हमने कहा कि अपनी पॉपुलेशन को हमने समझना है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट है। कहते हैं पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए, जो ढूंढना है वही पॉपुलेशन होनी चाहिए। एसी को ढूंढना है तो रसीदों में नहीं ढूंढना, फिजिकली एसी में ढूंढना है। और अगर ओनरशिप को ढूंढना है तो एसी में नहीं ढूंढना, रसीदों में ढूंढना है। पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तमाम सैम्पलिंग यूनिट होमोजीनियस होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपके सैम्पलिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हों, कोई एसी पुराने हैं कुछ नए हैं, तो आप एक काम करें, कैटेगरीज बना दें। आप कहें ये 25 पुराने एसी हैं, ये 30 नए एसी हैं, ये इतने फलाना तरह के एसी हैं। आपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हर ग्रुप के अंदर जाके सैंपल निकाल लें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। रादर देन आप सारे आइटम्स को बराबर काउंट करें, आप उनमें स्ट्रेटिफिकेशन कर लें। ऑडिट एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है अगर ऑडिटर स्ट्रेटिफाई कर ले एक पॉपुलेशन को, उसको डिफरेंट सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल लार्ज वैल्यू आइटम वर्सेस स्मॉल वैल्यू, हाई रिस्की आइटम। रिसीवेबल्स में हम कहते हैं कि जो 30 दिन से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, जो 15 दिन से पुराने हैं, जो 5 दिन से ज़्यादा पुराने हैं। कैटेगरीज बना दी, हर कैटेगरी पे अलग सैंपल निकाल के हर कैटेगरी के बारे में राय कायम कर लें। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कॉलेज में चलता हुआ आ रहा हूँ और रास्ते में मुझे रैंडमली जो 50 बच्चे मिले, अगर मैं उनसे पूछूं कि हाँ भाई आप कॉलेज की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं या नहीं है, तो मुझे एक जवाब मिलेगा। लेकिन अगर मैं 20 अलग अलग क्लासरूम्स में जाऊँ, कहीं ऑडिट हो रहा है, कहीं FR2 हो रहा है, कहीं MFA हो रहा है, कहीं कंपनी लॉ हो रहा है, मैं अलग अलग क्लासों में जाऊँ 20, और हर क्लास में जाके 2 बच्चों से पूछूँ कि हाँ भाई आप कॉलेज से मुतमईन हैं या नहीं है, तो जब मैं 20 अलग अलग क्लासों में 2-2 बच्चों से पूछा, उसमें मुझे एविडेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और वो जो ने रैंडमली 50 बच्चों से पूछ लिया था, हो सकता है उन 50 में से 40 बच्चे तो एक ही क्लास से निकल के आ रहे हो। तो ज़्यादा अच्छी राय मुझे ज़्यादातर पॉपुलेशन के बारे में कब मिलेगी? जब मैं ग्रुप बना के 20 क्लासों में 2-2 बच्चों से पूछूंगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना सैंपल है? 40। और पहले कितना था? 50 से हल्की एश्योरेंस मिली और 40 से। ऑडिट स्टैंडर्ड यही तो करते हैं, ऑडिटर की ज़िंदगी तो आसान करते हैं, उसे टोटके ही तो बता रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चीज़ों को इस तरह से कर लो, चीज़ों को उस तरह से कर लो। तो दिस कैन हैपन कि पॉपुलेशन में से मैं पहले सेग्रीगेशन करूं, मैं कहूं हाई वैल्यू आइटम है 4, जो कि 80% ऑफ टोटल है। डेटर्स हैं फर्स्ट करें 400, जिनमें से 4 डेटर हैं जो 80% है।
और बकाया हैं जो कि रिमेनिंग को वो कर रहे हैं। तो मैं 2 ग्रुप्स क्यों ना बना दूं, छोटे डेटर बड़े डेटर, और जो बड़े डेटर का ग्रुप बनाया है, स्ट्रेटम बनाया है, वो जो एक ग्रुप बनाया है उसको 100% वेरीफाई कर लूँ, और जो बाकी है उसमें क्या कर लूँ, सैम्पलिंग। तो कम मेहनत लगी, ज़्यादा अच्छी एश्योरेंस मिल गई। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा आइए अपने मूड में पूछ लिया कि ज़रा बताओ डेटर्स को कैसे कैसे स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, डेटर्स को कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं जी, किस बेसिस, एजिंग बेसिस पे, अमाउंट्स के हिसाब से, जोग्राफिकल, गुजरांवाला के डेटर, कराची के डेटर, सिंध के डेटर जी, प्रोडक्ट के हिसाब से, सीए के डेटर, एसीसीए के डेटर, पीआरसी के डेटर्स, फिर तो कोई भी नहीं आएगा ना उस ग्रुप में जी। टाइम के हिसाब से, ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप किसी भी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें। तो अगर एक ऑडिटर को लग रहा है कि मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, ये क्या होता है, एक जैसे जो है, तो अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर कोशिश करें कि आप ग्रुप्स बना दें ताकि हर ग्रुप के अंदर होमोजीनियस टाइप के आइटम हो, ताकि आप कम मेहनत करें और आपको एविडेंस ज़्यादा अच्छा वाला मिले। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम विद इन ईच स्ट्रेटम। हर ग्रुप के अंदर हम चाह रहे हैं कि वेरिएशन ना हो, हमारे पास मिलते जुलते सारे ग्रुप्स बने हुए हों। जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो पॉपुलेशन को समटाइम हम पैसों के हिसाब से भी इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो हर स्ट्रेटम के ऊपर अलग से काम करेंगे और हर स्ट्रेटम का जो नतीजा आएगा वो स्ट्रेटम, उस ग्रुप के ऊपर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे अल्टीमेटली पूरी पॉपुलेशन रीजनेबली कवर हो जाएगी। हम डिबेट कर रहे थे कि सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी। सैम्पलिंग अप्रोच हमें समझ आ गई। अब ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसके अंदर भी 2 मेथड हैं, और जो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं। तो अब किताब से पूछते हैं, किताब हमें बताएगी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अप्रोच है सोच क्या होनी चाहिए, मैंने दिमाग इस्तेमाल करना है या सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ इस्तेमाल करनी है, और मेथड क्या है, किस तरीके से सैंपल निकालना है। तो एक बड़ा मशहूर मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का एक बड़ा मशहूर मेथड है रैंडम। तमाम पॉपुलेशन में आइटम के पास बराबर चांस होता है और रैंडम नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, रैंडम नंबर टेबल होते थे, बड़ी बड़ी किताबें होती थी कि आप कहते थे 1 से लेकर 1000 तक मुझे 40 रैंडम नंबर चाहिए, तो वो आप उसके अलग अलग सफ़ों पे, एक सफ़े पहुंचते थे तो 40 रैंडम नंबर जनरेट हुए होते थे 1 से लेके 1000 तक के। ज़माना बड़ा, सॉफ्टवेयर आ गए। अब एक्सेल के ऊपर भी एक रैंडम का फार्मूला है कि आप उसे रेंज बता दें कि इस रेंज से इस रेंज तक मुझे रैंडमली तुमने नंबर रिपीट करके देना है, तो वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप आंखों से पॉपुलेशन को देखने से पहले किसी सॉफ्टवेयर में पॉपुलेशन को डालें और वहाँ से रैंडमली कुछ सैंपल जनरेट कर लें। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों से हमने पूछना था, तो उसने रैंडम नंबर जनरेटर ने मुझे 20 रैंडम बच्चे बता दिए। अब वो किसी भी क्लास के हों, जैसे मर्जी हो, मुझे सॉफ्टवेयर ने बताए हैं, जजमेंट तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये है रैंडम नंबर या रैंडम सिलेक्शन, ये स्टैटिस्टिकल की किस्म है। इसमें हर आइटम के पास बराबर चांस होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रैंडम है। ये इतना रैंडम है कि 1 से लेके 1000 तक हमारे बच्चे हैं, हो सकता है रोल नंबर 1 से लेके 100 तक एक भी बच्चा सेलेक्ट ना हुआ इस रैंडम में। हो सकता है 200 से 250 के दरमियान 40 सेलेक्ट हो गए हो। रैंडम है ना, वो तो रैंडम गोल गोल घूमा होगा, उसको खुद भी नहीं पता होगा मैंने पिछला नंबर क्या दिया है। तो रैंडम नंबर का एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉपुलेशन को आप स्प्रेड आउट करके नहीं समझ पाते, आप फैला के नहीं समझ पाते। तो फिर इसके लिए एक इन्होंने तरीका निकाला, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन भी मिल जाती है और पूरी पॉपुलेशन कवर भी हो जाती है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1000 बच्चे, हमने 1000 बच्चों को ऐसे करके तरतीब में खड़ा किया, रोल नंबर 1 2 3 4 चलते चलते ऐसे। हमने कहा हमें सैंपल कितना उठाना है, पता लगा जी सैंपल हमने उठाने हैं 20 का, 20। 1000 को 20 पे डिवाइड कर दिया, 50। इसका मतलब हर 50वां बच्चा सेलेक्ट करना है, लेकिन ये तो फिर कैलकुलेटेड हो गया। पहले 50 बच्चों में से रैंडम नंबर से कहा मुझे एक नंबर बता दो, उसने कहा 23। हमने कहा अच्छा 23, पहले 50 में क्या है 23, बस अब इसमें 50 ऐड करते जाएं। तो रोल नंबर 23, रोल नंबर 73, 80 वाला कौन था, खुदा का खौफ करें यार, इतना तो जुल्म ना करें। 23, 73, फिर 123, 173, 223, 273। तो फीलिंग रैंडम भी है और पॉपुलेशन में तकरीबन हर 50 आइटम्स के बाद एक आइटम सेलेक्ट भी हो गया।
इसमें फिर छोटी क्लासों के बच्चे भी आ जाएंगे, बड़ी क्लासों के बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें हर तरह की पॉपुलेशन कवर हो रही होगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 365 दिनों की रसीदें बनी हुई हैं 10,000, वो इस तरह से सीरियल वाइज प्लान है और आपने दरमियान में से इक्वल इंटरवल से उठा ली, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास तकरीबन हर महीने की रसीदें भी आ जाएंगी। अच्छा, जिस महीने में सबसे ज़्यादा रसीदें होंगी उस महीने का सैंपल भी सबसे ज़्यादा आपके पास आ जाएगा। तो ये बड़ा आउट क्लास तरीका है, ऑडिटर को ये बड़ा पसंद होता है। स्टार्टिंग एक रैंडम पॉइंट, उसके बाद एक इक्वल गैप जिससे पॉपुलेशन भी पूरी कवर हो जाए और रैंडमाइजेशन का एलिमेंट भी रह जाए। तो ये दो तरीके हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच की। क्या ये मेथड समझ आया? फिर आते हैं हम दूसरी तरफ, नॉन स्टैटिस्टिकल, हैपहैज़र्ड, आर्बिट्रेरी बेसिस पे। इस सैंपल को उठा लिया, उस सैंपल को उठा लिया, उस सैंपल को उठा लिया। जैसे मैं क्लास में हूँ और मैं कहूँ हाँ भाई आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं। अब ये दिखने में ही रैंडम है, लेकिन रैंडम में मेरी जजमेंट नहीं है, रैंडम में मुझे सॉफ्टवेयर ने रैंडम नंबर जनरेट करके दिए हैं। हैपहैज़र्ड में मैं अपनी आँखों को यूज़ करते हुए सैंपल उठा रहा हूँ, तो समहाउ कहीं ना कहीं मेरी अपनी जजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो हैपहैज़र्ड और रैंडम में फ़र्क ये है कि रैंडम में मुझे पॉपुलेशन देखे बगैर मुझे पता लग जाता है कि मैंने क्या चेक करना है, जबकि यहाँ पॉपुलेशन को देख के मैं आर्बिट्रेरी बेसिस पे वो करता हूँ। तो हमने किसी फाइल से कोई सी 100 रसीदें उठा के देख ली, साइंटिफिकली मेथड वैलिड मेथड नहीं है और इसके अंदर बाइस हो सकता है। तो फिर एक अजीबोगरीब सा काम कई दफ़ा ऑडिटर करता है, वो कहता है भाई बजाय इसके एक सैंपल करें और फिर उसमें डाउट हो। भाई फॉर एग्जांपल 50 बच्चों का सैंपल उठाएं तो हो सकता है 50 के 50 वो हों जो लाहौर में रहते हों। 50 रैंडम बच्चों का सैंपल उठाएं तो हो सकता है 50 के 50 वो हों जो लाहौर से बाहर रहते हों। हो सकता है 50 के 50 नालायक बच्चे आए, हो सकता है 50 के 50 जो है वो उनमें कोई खास एट्रीब्यूट हो। तो मैं ही चाह रहा हूँ कि मेरा जो सैंपल है उसमें तकरीबन हर तरह का फीचर मिल जाए। तो बजाय इसके कि मैं हर क्लास में से 2-2 सैंपल उठाऊँ और बाद में नज़र आए कि तो सैंपल एक जैसे ही हो गए सारे, मैं गया और ऑडिट के सारे बच्चों से पूछ लिया कि हाँ भाई आप मुतमईन हैं या नहीं है। अब क्या होगा, जब पूरी की पूरी क्लास ही सिलेक्ट कर डाली, 100 बच्चे इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए। अब इन 100 बच्चों में गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं, लाइक बच्चे भी हैं, नालायक बच्चे भी हैं, तीसरी दफ़ा पेपर देने वाले भी हैं, पहली दफ़ा पेपर देने वाले भी हैं। इसमें हर तरह के बच्चे मिल गए, सिर्फ एक फ़ीचर आउट हो रहा है कि बच्चा किसी और सब्जेक्ट का नहीं है, सिर्फ ऑडिट का है। तो एक पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन आपको बाकी हर तरह की जो पॉपुलेशन की आइटम है वो मिल जाती है उसे एक ब्लॉक में, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग। ऑडिटर एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ सैंपल उठा लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल पूरे महीने की सारी रसीदें, किसी एक प्रोडक्शन लोकेशन के सारे रिकॉर्ड्स। तो ये ब्लॉक सैम्पलिंग है, ये भी नॉन स्टैटिस्टिकल की किस्म है। यहाँ तक बात समझ आई? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये समझ आ गया कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ये समझ आ गया सैंपल किसे कहते हैं, मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैम्पलिंग अप्रोच क्या है, सैम्पलिंग रिस्क क्या है। अब असूलन जिस पे डिबेट होनी चाहिए वो एक टेबल है, साइज़ ऑफ सैंपल के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इस टेबल को जब देख रहे होंगे तो इसमें फिर अभी कुछ अजीब सी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इस तरह की चीज़ें आएंगी, फिर आधा मैं आपको बताऊं और आधा वापस आके बताऊं। तो बेहतर है कि हम एक दफ़ा एंड तक जाते हैं और फिर पलट के इधर आते हैं और फिर उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये समझना है कि मिसस्टेटमेंट किसे कहते हैं और डेविएशन किसे कहते हैं। जब मैं सैंपल उठा रहा हूँ और सैंपल की बेस पर राय कायम कर रहा हूँ तो मुझे समझना तो होगा कि व्हाट इज मिसस्टेटमेंट। अभी थोड़ी पहले बातें हुई थी, एसी का मौजूद ना होना मिसस्टेटमेंट है या एसी की अमाउंट गलत होना मिसस्टेटमेंट है। ये डिपेंड करता है कि मैं क्या वेरीफाई करने चला हूँ। अगर मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने चला हूँ तो मौजूद ना होना मिसस्टेटमेंट है। अगर मैं अमाउंट वेरीफाई करने चला हूँ तो अमाउंट गलत होना मिसस्टेटमेंट है। तो आपको डिफाइन करना होगा। ऑडिटर नीड अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मिसस्टेटमेंट या व्हाट इज deviation. A purpose of audit process to gain evidence on the accuracy of trade receivable. Trade receivable की total अगर मुझे accuracy verify करनी है, an error जिसमें posting of invoice to a wrong customer account does not affect total balance of. मुझे देखना रिसीवेबल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और मिस्टर ए का रिसीवेबल मिस्टर ए के बजाय बी में पार्क हो गया, क्या टोटल को फर्क पड़ेगा? तो मेरे नज़दीक मिस्टर ए का मिस्टर बी में पार्क हो जाना मिस स्टेटमेंट नहीं काउंट होगा जब मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूँ, एक्यूरेसी उसकी वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या वेरीफाई कर रहे हो, और हर चीज़ को मिस स्टेटमेंट नहीं कह देना। जो आपके जो वेरीफाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रही हो चीज़, उसको कह देना वो मिस स्टेटमेंट है।
फिर इसमें आप डिफाइन करें टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट या रेट ऑफ डेविएशन क्या है। ये टॉलरेबल को समझाने के लिए कैलकुलेशन है, तो मैं इसको भी अभी होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पलट के इसको भी समझ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं आइटम्स पे। हमने डिफरेंट आइटम्स पे ऑडिट प्रोसीजर लगाए, हमें सैंपल आ गया, सैंपल की बेस पे हम नतीजे तक पहुंच रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें हर आइटम पे। अगर किसी खास आइटम पे सिलेक्टेड पे प्रोसीजर नहीं लग पा रहा तो परफॉर्म करें प्रोसीजर होना रिप्लेसमेंट आइटम पे। मैंने ये देखना है कि जब भी एक चेक 50,000 से ऊपर का होता है तो उस पर 2 लोग साइन करते हैं या नहीं करते। अब मैंने सैंपल उठाया और सैंपल में रैंडम था तो मेरे पास चेक ही वो आ गया जो 50,000 से छोटा है। क्या इस पर मेरा प्रोसीजर लगेगा? तो मैं ये साइड पे रखूँ और इसकी जगह रिप्लेसमेंट आइटम उठा लूँ। मैंने रैंडमली पूछा, हाँ भाई आपको कल का लेक्चर समझ आया? उसने कहा सर कल मैं छुट्टी पे था। तो मेरा सैंपल गलत हो गया, मैं उस सैंपल को वापस रखूँगा, एक डिफरेंट सैंपल उठाऊँगा, उस डिफरेंट सैंपल से वही सवाल पूछूंगा। तो अगर आपका प्रोसीजर एप्लीकेबल ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट आइटम पे। अगर आप प्रोसीजर लगाएं और प्रोसीजर से आपको मनपसंद रिजल्ट्स ना मिले तो कंट्रोल्स में आप उसे कह देते हैं डेविएशन हो गई। जो चाह रहे थे आप 2 साइन नज़र आए वो नज़र नहीं आए तो आप क्या कहेंगे इसे, डेविएशन। और आप चाह रहे थे कि वाकई 30 लाख रुपए की अमाउंट नज़र आनी चाहिए और वो नहीं नज़र आई तो आप क्या कहेंगे, मिसस्टेटमेंट। तो कंट्रोल में आप बुराई को कहेंगे डेविएशन, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आप बुराई को कहेंगे मिसस्टेटमेंट। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बोल दें या टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोल दें, फिलहाल बात बराबर है जब तक हम एनालिटिकल प्रोसीजर से दोनों को सेग्रीगेट नहीं कर लेते। अच्छा, फिर सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट को देखते हैं और चेक करते हैं कि इसका ओवरऑल ऑडिट एरिया पे क्या फ़र्क है। सम टाइम उनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जनाब एक रसीद देखी, उस रसीद पे 2 साइन नहीं थे, आपने साइड पे रख दिया, लो जी डेविएशन हो गई। 17 रसीदें देखी, सब पे साइन आ रहे थे, फिर एक रसीद नजर आई उस पर डबल साइन नहीं था, आपने साइड पे रख दिया। फिर चेक करते गए तो आपको काफ़ी सारी रसीदें मिली। जब आपने ध्यान से देखा तो इन रसीदों में से 95% रसीदें सियालकोट की हैं। आपके पूरे पाकिस्तान में जोन बने हुए थे, लेकिन आपके पास आई हुई में स्टेटमेंट में 95% में आई हुई डेविएशन में 95% ऑफ द टाइम कहाँ गड़बड़ है, सियालकोट। जब गौर से देखा तो पता लगा कि सियालकोट में नहीं ये पता था कि उन्होंने 2 साइन करने हैं। तो अब ये जितने भी सियालकोट के एरर्स आपको मिले हैं इनको एक एरर काउंट करना है, ये नहीं सोचना कि बार बार गलती हो रही है। आपने समझ जाना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिपीट होने वाली चीज़ है। तो आपने फिर क्या करना है, सारे ही सियालकोट की इनवॉइसेस पकड़नी है, उनको इकट्ठे प्रोसेस करके इकट्ठे मैनेजमेंट से कहना है इस पर अप्रूव करवा दें, इसको साइन करवा दें। तो सम टाइम आपकी मिसस्टेटमेंट या आपके डेविएशन में कोई कॉमन फीचर रिपीट हो रहा होता है, किसी खास जगह की होती हैं, किसी खास महीने की होती हैं, किसी खास तारीख की होती हैं। तो अगर आपकी मिसस्टेटमेंट या डेविएशन में कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो ज़रा एक दफ़ा ख़ास तौर पे ध्यान से उसे देख लें, हो सकता है उसके अंदर कुछ कॉमन हो। बच्चों से मिलता चला गया, पूछा कॉलेज से मुतमईन हो, ज़्यादातर ने कहा मुतमईन है, कुछ ने कहा नहीं मुतमईन। जिसने कहा नहीं मुतमईन उसके चेहरे की तरफ देखा तो बड़ा मैच्योर सा बच्चा नज़र आया, चेहरे पे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसके आंखों में परेशानी थी, चेहरे पे हैरानी थी। तो सोचा कि जो मुतमईन नहीं है ये वही बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। तो जब एंड पे सबको इकट्ठा किया तो पता लगा ऑडिट के बच्चे थे। उन्होंने कहा जी वो जो है टीचर अच्छा भला कंपनी लॉ बी लॉ में तो बड़ा थोड़ा सा पढ़ाता था, ऑडिट में आके इसने जो है ना ये अचानक से वैशी हो गया और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो तमाम बच्चे जो मुतमईन नहीं है उन सबके चेहरों पे परेशानी कॉमन होने की वजह से नज़र आ गया कि ये एक ही इशू है, इनका टीचर इन्हें पढ़ा ज़्यादा रहा है। तो वो उस एक इशू को हम 17, 18, 20, 25 दफ़ा काउंट नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये एक इशू है, इस इशू का एक सोल्यूशन होना चाहिए। उन बच्चों से कहेंगे खुदा का खौफ करो, बड़े हो गए हो, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही आइटम बार बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बात समझ आई। अब आते हैं एक पसंदीदा चीज़ की तरफ, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है बोला, सैंपल पे जो आया इशू उसको पॉपुलेशन लेवल पे चेक किया कि सही है या नहीं, हमें अब 1 बंद करना पड़ेगा। आज मज़ा आ रहा है सैम्पलिंग का, आज आप लोग भी ना सारा कुछ कनेक्ट करके सारे ताज़ा चीज़ें पढ़ के बैठे हुए हैं। पता नहीं अब शायद मुझे अकेले को मज़ा आ रहा है, आप लोग छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ये वाला, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करे। कैसे इन्वेस्टिगेट करे, नेचर एंड कॉज ऑफ
डेविएशन या मिस स्टेटमेंट। जब भी मिस स्टेटमेंट आई और डेविएशन आई तो फौरन से कचरे में नहीं फेंक देना, जानना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी की नीयत ख़राब थी, कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहा था। और फिर देखिए कि उनका हमारे इस ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट एरियाज़ पे उस मिस स्टेटमेंट या डेविएशन का क्या हुआ। यानी कि जब मिस स्टेटमेंट या डेविएशन आए तो आपने उसको अलग से ज़रूर देखना है कि ये क्यों हुआ। भाई मैनेजमेंट ने तो 2 साइन करने थे, ऐसा क्या हुआ कि 2 साइन नहीं हैं। मोस्ट प्रॉब्ली गलती होगी, लेकिन फ्रॉड भी तो हो सकता है, रिलेटेड पार्टी भी तो हो सकती है। तो आपको पूरे ऑडिट में साफ चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं और ख़राबी कहीं कहीं नज़र आ रही है। तो जब खराबी नज़र आए तो क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, उस खराबी को समझना है वो क्यों हुई है, उसको जानेंगे तो हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो ये अपर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो ये एज्यूम करें जो स्टाफ बेस लेवल पे जो कर रहे होते हैं ये परफॉर्म, ठीक है, वो तो मतलब ट्रेनिंग होते हैं। जी बिल्कुल। अब बेस लेवल पे तो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हो सकता है ट्रेनिंग बेचारे को समझ ना आए, तो ट्रेनिंग ने कुछ इश्यूज़ निकाले, उस इशू के ऊपर अपने कमेंट्स लिखे, तो हो सकता है उसका सीनियर जब उसे रिव्यू कर रहा हो तो कहे यार ये तुमने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, इसके पीछे लिखा नहीं रीज़न क्या थी। उसने कहा जी क्या मतलब, ये भी लिखना होता है। उसने कहा लिखना होता है, देखो तो सही, समझो तो सही क्या है। वो जाके टक्कर मारेगा, आधी क्लाइंट बात सही बताएगा, आधी गलत बताएगा, वो आके कहेगा जी ये रीज़न होती है, उसी ने कहेगा पागल समझा हुआ है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। फिर ये लोग जब पार्टनर को दिखा रहे होंगे, मैनेजर को रिव्यू करा रहे होंगे, तो उसने भी पूछना है कि ये जो ये मिस स्टेटमेंट तुम लोगों ने आइडेंटिफाई की, इनके आगे रीजंस नहीं लिखे हुए। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रेनिंग काम कर रहा है तो वो तो हल्का सा काम करेगा, उस बेचारे को क्या पता लगेगा, नहीं, वहाँ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू का एक पूरा निज़ाम है। वो जो काम करेगा उसको किसी ने चेक करना है, किसी ने उसे गाइड करना है, किसी ने उसे समझाना है कि इसको यूँ देखो, इसको यूँ देखो। तो हम इस वक्त सिखा तो ट्रेनिंग्स को रहे हैं, मैं आपको सिखा के भेज रहा हूँ ये सारी बात, लेकिन आप वहाँ जाके आपकी याददाश्त उड़ जाएगी। आप कहेंगे वो तो पेपर पास करने के लिए ऑर्डर टटा मारा था। तो पहले समझाता है आईकैप, फिर फर्म में आपको भेजता है, और फिर आप प्रैक्टिकली अपने समझे हुए नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जगह फिर आपके सीनियर, सेमी सीनियर और मैनेजर आपको गाइड करके आपको राह रास्त पर डालने की कोशिश करते हैं। वापस इधर आते हैं, वक्त कम और मुकाबला थोड़ा ज़्यादा सख्त। प्रोजेक्शन करनी है जी अब हमने, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, टाइम कम है तो हम लिख के तो नहीं कर सकते, तो एनिमेशंस को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट करें एक जगह टोटल सेल्स है 1 मिलियन की, और उस एरिया की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मटेरियलिटी का एक छोटा लेवल भी होता है, जब आप ऑडिट करने लगते हैं तो आप कोशिश करते हैं आप उसके अंदर अंदर रहें। फिलहाल परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दें। सेल्स 1 मिलियन की और मटेरियलिटी लेवल क्या है 2 लाख। इस 10 लाख की सेल में 2 लाख से ऊपर का गड़बड़ होगी तो आप क्या कहेंगे, मिस स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। आपने सैंपल उठाया लाख का और नाचना शुरू हो गए खुशी से, भला क्यों, लाख रुपए में तो 2 लाख का मसला निकल ही नहीं सकता। मटेरियलिटी कितनी है 2 लाख, सैंपल कितना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लाख रुपए में 2 लाख के मसले निकल आए। लेकिन भाईजान वो 2 लाख है उस लेवल पे, तो अब आपको प्रोजेक्ट करना होगा। आपने सैंपल उठाया, सैंपल था 1 लाख का और सैंपल में एरर आ गया 17,000 का। जब सैंपल में 17,000 का एरर आ गया, लेकिन आपका सैंपल था इतना, आपकी सैंपल से आपकी पॉपुलेशन का रिश्ता कितने गुना का है, 10 गुना है। तो फिर मुझे इसको भी प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करना होगा और इसको 10 गुना करके देखना होगा कि क्या बनता है। जब मैंने इसको 10 गुना करके देखा, यानी कि मेरा प्रोजेक्शन रेट 10 था, पॉपुलेशन और सैंपल का जो रिश्ता, तो एरर था सैंपल में 17,000 का, मैंने 17,000 को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 170। तो फिर मैंने सोचा, वाह, क्या सोचा कि ये तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है, 170 है और मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो 10 लाख को चेक किया, लेकिन 10 लाख में से सैंपल लाख का उठाया, लाख में एरर कितने निकले 17। तो इन 17 को प्रोजेक्ट करके देखा, अगर मैंने पूरा 1 मिलियन उठाया होता तो प्रोजेक्ट होके टोटल कितने एरर बन गए होते, और गुंजाइश कितनी है। टिक लगाया, मुतमईन हो गए, हमने कहा सब ओके है। प्रोजेक्शन समझ आ रही है। लेकिन फर्ज करें अब इसमें गड़बड़ करते हैं। इस दफ़ा वही सारा कुछ है, लेकिन एरर कितना निकला 24,000 का लाख के सैंपल में। तो इसको अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, कितना निकल आया। अब सोचना है, ओहो ये तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्रॉस हो गई। एक काम करते हैं, रिपोर्ट क्वालिफाई कर देते हैं, कह देते हैं कि आपकी सेल्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, क्योंकि उसमें 24,000 का हौलनाक इशू है, जो मुझे देख के डर लग रहा है कि शायद ये 2.5 लाख तक का इशू है। क्या डर की बेस पर रिपोर्ट खराब कर दें। अच्छा, पीछे आप कितने अच्छे लोग हैं, आपने कहा ओके लग रहा है, आगे चलते हैं।
अब आप ये देखें, जब चीज़ें पॉजिटिव लग रही हो हम आगे चल पड़ते हैं, तो ये वाला रिस्क बेचारा रह जाता है। हो सकता है इसमें भी वो वाला रिस्क हो कि हम एक्सेप्टेंस कर रहे हो रॉन्ग की, लेकिन हम आगे चल पड़े। लेकिन जब मैं राइट को रिजेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये आसान बात नहीं है। मैं 24,000 की बेस पे रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता, मुझे मज़ीद सैंपल उठा के तहकीक करनी होगी कि क्या मामला आता है। मैंने क्या किया, मैंने फिर से सैंपल उठाया, इस दफ़ा फिर लाख का सैंपल उठाया और इस दफ़ा आई उसमें 11,000। तो अब मेरा टोटल सैंपल हो गया 2 लाख। 2 लाख और 10 लाख का क्या रिलेशन है? 5 टाइम्स। 11,000 यहाँ है और पिछला कितना था? 24 और 11। समझ आ रही है कैलकुलेशन? 2 लाख के सैंपल में एरर कितना है? 35,000। अब मैं क्या करूँगा? 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 35,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया, तो अब वो उससे नीचे आ गया, मैं इजी हो गया। फिर भी अगर डर लग रहा है कि हो सकता है तुक्का लग गया हो, तो अब क्या करें? एक और दफ़ा सैंपल उठा लें। अच्छा फ़र्ज़ करें आप सैंपल निकालें, मसला आया, फिर सैंपल निकालें, मसला आया। कब तक सैंपल निकालते रहे? जब तक 2 लाख क्रॉस ना हो जाए। यानी आपने मफरूज़े की बेस पे रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर देनी कि मुझे डर लग रहा है कि अगर यूं करके देखो तो देखो ना 2.5 लाख वाली फीलिंग आ रही है, इस बेस पे रिपोर्ट ख़राब नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब आपका मफरूज़ा आपको यस कह रहा है तो आगे चल पड़े। लेकिन मफरूज़ा अगर कह रहा है आपको, आपका हाइपोथेसिस कह रहा है कि यार क्या बात कर रहे हो, रुक के तो देखो, तो आप उसके मुताबिक काम करेंगे। ये बात समझ आई? स्टैंडर्ड बस नहीं करता। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान समटाइम एक एक्सट्रीम केसेस में एनॉमली भी आ जाती है। एनॉमली एक ऐसा रिजल्ट है जो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पॉपुलेशन में एक आधी ऐसी चीज़ है तो आप उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में गलत राय मत कायम करें। आपने 10 रसीदें उठा के देखी और 8 रसीदों पे साइन आ रहे थे और 2 पे साइन नहीं आ रहे थे, लेकिन एक उस दिन की रिपोर्ट थी, रसीद थी जिस दिन अचानक से एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी और सारे लोग वहाँ चले गए थे और कोई बंदा अवेलेबल नहीं था, तो मजबूरन एक बंदे को साइन करना पड़ा। ऐसा दिन पूरे 365 दिन में एक दफ़ा आया था। अब मैं उस एक दिन के एक सैंपल की बेस पे मेरे 10 में से 2 जगह साइन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मैं इस 20% को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूँ। उस एक को तो मुझे माइनस कर देना चाहिए, उस एक को नहीं काउंट करना चाहिए। वो एक एरर है, लेकिन मैं उसको 10 या 100 से तो नहीं मल्टीप्लाई करूँगा। तो एनॉमली किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लें कि ये मिस स्टेटमेंट, ये डेविएशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होनी चाहिए और ये वाकई क्या होनी चाहिए? एनॉमली होनी चाहिए। तो आपने सेल्स के ऊपर प्रोसीजर लगाते लगाते आपको अचानक से नॉन करंट एसेट की बाइंग की रसीद नज़र आ गई, एंटर हुई भी, आपने कोई है कि ये गौर से देखा तो पता लगा कि ये एक एरर था। फिर बहुत ध्यान से लेजर को स्कैन करके देखना है कि कहीं दोबारा तो सेल्स के अंदर नॉन करंट एसेट की बाइंग की रसीद तो नहीं डली हुई। अगर आपको कंफर्म हो गया कि एनॉमली है, तो अब आपने उस एनॉमली को एक टाइम एरर काउंट करना है, आपने उसे मल्टीप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें वही वाली एग्जाम्पल, 1 मिलियन की सेल है, 2 लाख में डीएलटी और सैंपल साइज है 1 लाख। आपने 1 लाख का जब सैंपल उठाया तो 24,000 की मिसस्टेटमेंट मिली, जिनमें 8,000 थी एनॉमली। अब ये बड़ा जुल्म होगा कि मैं इस 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8,000 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, हालांकि ये तो वन ऑफ चीज़ है। तो क्या करना चाहिए भला? 8 को साइड पे कर दूं, 16 को साइड पे कर दूं, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 8 एक दफ़ा तो ऐड करूं ना, 1 मिसस्टेटमेंट तो है। तो हम क्या करेंगे, हमने जनाब इसको जब प्रोजेक्ट करना है तो 24,000 में एनॉमली 8,000 की है, तो फिर अब हमने ऐसा नहीं करना कि हम प्रोजेक्शन रेट से मल्टीप्लाई करें। हम क्या करेंगे, 24,000 में से 8 माइनस कर देंगे, जो बच गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और जवाब में एक दफ़ा एनॉमली को ऐड कर दिया और अंदाज़ा लगा लिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर एनॉमली हो तो आपने चीज़ों को इस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक सेकंड लेवल हम डेवलप कर लेते हैं। वो सेकंड लेवल क्या है? जब हमने प्रोजेक्शन की है, प्रोजेक्शन हम जो कर रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड ने में क्या कहा है? स्टैंडर्ड ने कहा टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू मिसस्टेटमेंट इन सैंपल मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन है। फॉर एनॉमली प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मिसस्टेटमेंट इन सैंपल माइनस एनॉमली मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन रेट प्लस एक दफ़ा एनॉमली। दोनों फार्मूले समझ आ रहे हैं? अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो रुपए पैसे की बात ही नहीं हो रही, वहाँ तो हो रही है 20% साइन नहीं था, 5% मसले थे। तो प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो सैंपल की परसेंटेज है वही, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में तो कहते हो ना 24,000 का मसला आ गया और टोटल है 10 लाख, तो वहाँ रुपए पैसे की बात होती है और कंट्रोल्स में परसेंटेज की बात होती है। तो जो परसेंटेज मेरा सैंपल में डेविएशन है वही परसेंटेज मैं काउंट करूँगा
कि पॉपुलेशन में भी मेरी वही डेविएशन हो गया। वापस पीछे आते हैं, ये ज़रा प्रोजेक्शन की जब हम बात कर रहे थे, इतनी मेहनत की हमने खामखा। प्रॉब्लम क्या है, ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन की मेटीरियलिटी है, और ये मेरा सैंपल है और ये सैंपल का एरर है। सैंपल में ये एरर है और पॉपुलेशन में इतना एरर बर्दाश्त हो सकता है। तो दो तरीके हैं, ये सैंपल है वो पॉपुलेशन है। सैंपल की चीज़ को पकड़ के उछाल के पॉपुलेशन के बराबर कर दूँ, हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता था, पॉपुलेशन को ड्रॉप कर देता सैंपल लेवल पे। अगर 10 लाख में 2 लाख मटेरियल है तो 1 लाख में 20,000 मटेरियल होना चाहिए। तो अब चूंकि 20,000 से नीचे का आया है, यहीं पे खुशियां मनाना शुरू कर दो। बात समझ रहे? रादर देन मैं सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक पहुंचूं, मैं पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल की मेटीरियलिटी लेवल सेट कर दूं। जब आप पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल की मेटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। आप सैंपल में कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं इसमें क्या हुआ, 24,000 का मसला आया और हमारी टॉलरेंस कहाँ है, 20,000। परेशान हो गए, मज़ीद सैंपल उठाया, इस दफ़ा कितना आया, ये जो अगली दफ़ा उठाया तो 11 और आ गया। अच्छा, अब सैंपल कितना हो गया, 2 लाख। तो 10 लाख में अगर 2 लाख है मटेरियलिटी तो 2 लाख में 40,000 आ गई टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। और यहाँ कितनी मिसस्टेटमेंट बन रही है, तो मुतमईन हो गए। तो दो तरीके हैं, सैंपल पे एरर्स निकालें और उसको प्रोजेक्ट करके पॉपुलेशन तक ले जाएं। दूसरा तरीका, आप शुरू में ही तय कर लें कि मेरे सैंपल का टॉलरेंस लेवल क्या है, कितनी गलती मैं सैंपल में बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये कहलाएगा टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या बात समझ आई? तो एक दफ़ा ज़रा किताब में टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट के बारे में हल्का सा ये जिक्र कर रहे थे, इसको भी पढ़ लेते हैं। A monetary amount set by auditor in order to address the risk of aggregate of individually immaterial misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। इंतहाई वही याद बात कर दे। अगला जुमला पढ़ते हैं, शायद समझ आ जाए। It is application of performance materiality to a particular sample। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भाई आप सैंपल लेवल पे एक छोटी सी चीज़ सेट कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि छोटी छोटी इममेटीरियल चीज़ें इकट्ठी होके जब मैं सैंपल पे 20,000 बचाऊंगा तो पॉपुलेशन पे 2 लाख बच जाएगा। समझ रहे हैं? मुझे पॉपुलेशन पे 2 लाख बचाना है, तो मैंने सैंपल लेवल पे क्या किया, तो अगर मेरा सैंपल लेवल पे मैं उस छोटी सी अमाउंट को कंट्रोल कर लेता हूं तो दिस इज़ वेरी इजी और हम बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे चल सकते हैं। बात समझ आई? अब आखिरी चीज़ जो सैंपल वाले हमारे ये टेबल है, इस टेबल में थोड़ी सी लैंग्वेज हैवी है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौन से फैक्टर पे सैंपल साइज बढ़ेगा, कौन से फैक्टर पे सैंपल साइज कम होगा। पहले मैं जनरल सवाल पूछता हूँ, आप बहुत भरोसा करना चाह रहे हैं अपने किसी खास सैम्पलिंग प्रोसीजर पे, तो सैंपल साइज ज़्यादा होगा। अच्छा, पिछले वाले प्रोसीजर से आपको कंफर्ट मिल गई और आप इजी हो गए और अब अगले प्रोसीजर पे काम करने लगे, सैंपल साइज कम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन कर दें तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में एश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं, सैंपल बढ़ जाएगा। तो तकरीबन इसी तरह की बातें हैं। इंक्रीज इन एक्सटेंट टू विच ऑडिटर रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू रेलेवेंट कंट्रोल, जो आप अपने प्रोसीजर में कंट्रोल्स को कितनी अहमियत देते हैं, अगर ज़्यादा अहमियत देते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे सैंपल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना ज़्यादा आपको रिस्क लग रहा है, ये आमने सामने है, तकरीबन एक जैसा फैक्टर और आमने सामने लिखे हुए हैं। देन इसको इग्नोर करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आपको लग रहा है ज़्यादा गड़बड़े होंगी तो इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, आपकी एश्योरेंस का आप डिजायर्ड लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपकी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ना बढ़े उस अमाउंट से। आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं कि जो आपने टॉलरेंस रखी है सैंपल लेवल पे वो पूरे पॉपुलेशन का सही से रिप्रेजेंटेटिव हो, तो क्या करें, सैंपल साइज बढ़ा दें। और अगर इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस की टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ना बढ़ जाए, यानी जब आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है, जब आपको रिस्क ज़्यादा है, जब आपने काम ज़्यादा करना है, जब आपने भरोसा ज़्यादा करना है, तो सैंपल के साथ क्या करें, इंक्रीज कर दें। अगर उसी चीज़ पे अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा रहे हैं सेम अजर्शन के लिए,
वही चीज़ 3 तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, तो इस वाले तरीके पे सैंपल साइज कम से कम चल जाएगा। पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन अगर हुई हो तो कम से काम चल जाएगा। इसका मतलब है दरमियान में परेशानी कहाँ पे है, यहाँ। टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट अगर बढ़ जाए तो सैंपल डिक्रीज हो जाता है। अजीब सी बात है। अगर आप सोचें कि अब मैं 5,000 रुपये का एरर भी बर्दाश्त नहीं करूँगा तो सैंपल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के तसल्ली करेंगे कि 5,000 का भी तो कोई मसला, और एक तरफ आप कह रहे हैं लाख रुपए की भी खैर है। तो जब आपका टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट बहुत नीचे चला जाए कि आप बहुत ही छोटी चीज़ पे भी बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, तो आप ज़्यादा सैंपल उठा के तसल्ली करें कि क्या ऐसा ही है। और जब आप कहें ठीक है कोई बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए तो खैर है। आसान अल्फाज में, जब आपको पता हो कि मैं फर्स्ट से सेकंड भी आऊँ तो घर वालों ने बहुत मारना है, उनकी टॉलरेंस बहुत कम है, तब आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाएंगे। और अगर आपको पता है कि उनका दिल खुला है, बस पास भी हो जाऊँ तो चल जाएगा काम, तो प्रोसीजर कम कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी उतना रिलैक्स होंगे, और जितनी कम टॉलरेंस होगी उतना ध्यान से काम करेंगे। तो ये टेबल इसमें ट्रिकी है, और अगर बहुत परेशान हो जाएं तो रट्टे नामी की स्किल तो आपके पास है। इसको आसान कर सकते हैं जहाँ डिज़ायर ज़्यादा है, अश्योरेंस ज़्यादा है, ख्वाहिश ज़्यादा है, कोशिश ज़्यादा है, भरोसा ज़्यादा करना है, सैंपल बढ़ा लें। एक काम कर लें, बस ये देख लें सैंपल कम कब होता है, बाकी हर जगह लिख दीजिएगा बढ़ेगा। सैंपल कहाँ होता है कम, स्ट्रेटिफिकेशन से कम हो जाता है, उसी चीज़ को किसी और तरीके से वेरीफाई करने से कम हो जाता है, और यहाँ उलट है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कम होती है सैंपल। अगर सैम्पलिंग यूनिट बढ़ जाए तो क्या होगा। हाँ जी, अब हमने तो बस्ते भी पैक कर लिए थे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप एक लाइन पे पहुँचे और वहाँ थे 100 डेटर्स, क्या जजमेंट कहती है कितने डेटा उठाएंगे। 100 हैं, 20 उठा लेंगे, चलें। अगर हज़ारों, अमाउंट इग्नोर कर दें, अमाउंट की बात ही नहीं हो रही इस वक्त, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स की बात हो रही है। 1000 है तो किसी ने 100 का, किसी ने 50 का। अच्छा, जब मैंने 100 कहा था तो आप लोगों ने 20% उठाए थे, और अब मैंने जो है वो 1000 कह दिया तो आप पहुंच गए 50 तक। मैं 900 का सफ़र कर रहा हूँ, आप 30 का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा चलें, अगर 1 लाख हो 2000 उठा लेंगे, 1 करोड़ हो 5000 उठा लेंगे। तो सैम्पलिंग यूनिट अगर आपकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ या कम हो रहे हो तो उससे आपके सैंपल साइज पे नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, लेकिन काबिल गौर नहीं है कि मैं पॉपुलेशन में 900 यूनिट बढ़ा रहा हूँ और आप सैंपल में सिर्फ 30 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो अगर सैम्पलिंग यूनिट पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो उससे सैंपल साइज पे फ़र्क नेग्लिजिबल पड़ता है। तो दैट वाज सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग को हमने एक यूनिट में, एक सेटिंग में, बल्कि एक स्टैंडिंग में, आप लोगों की सेटिंग थी, इसको पूरे को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। लाइट्स अगर ओपन कर दें, कल का लेक्चर बड़ा ज़रूरी है। कल हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं उसको पढ़ेंगे, और जितने भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हमारे पास हैं हम ज़्यादातर को कल एक सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल सब्सटैंटिव प्रोसीजर और 2 स्टैंडर्ड जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन्वेंट्री काउंटिंग का स्टैंडर्ड 501 और एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है, कोशिश कीजिएगा आएँ और अच्छी तरह से कल के सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ख़ासतौर पे वो जो यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो एक नई स्किल होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।